नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 के लिए प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस सेट 5 यहाँ पर है और प्रैक्टिस सेट 5 में आज की सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। टोटल यहाँ पर 18 क्वेश्चन है। सबसे पहले आप अपने आप को चेक करिए कि कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है और कितनी आपको तैयारी करनी है आगे। और जो भी हमने यहाँ पर प्रश्न ले रखे हैं टोटल 18 क्वेश्चंस, ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स के लिए। आपके एग्जाम्स में यहाँ से या फिर इसी प्रकार के प्रश्न आने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और सभी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्रैक्टिस सेट बाकी की जो 4 हैं आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। और लास्ट ईयर वाला हमने सॉल्व पेपर भी डाल दिया है उसी प्लेलिस्ट में। यूपी PET या यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 प्रैक्टिस सेट नाम की प्लेलिस्ट है, तो आप जा कर के देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया या किसको सम्मानित किया गया इस पुरस्कार से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, अमिताभ बच्चन। वीडियो के लास्ट में आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किया। कर्म योद्धा ग्रंथ जिसका विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनवरी 2020 में किया, किनके जीवन पर आधारित है? तो कर्म योद्धा ग्रंथ आपको याद रखना है, ये आधारित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर। और इसका विमोचन जो है जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया था। अमित शाह जी के पास ही जो सहकारिता मंत्रालय है वो भी है, इसको भी आप जानते रहिए। चलिए क्वेश्चन करिए। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के स्वर संधि के फिर से 5 प्रकार होते हैं, गुण, यड़, अयादि, वृद्धि और दीर्घ संधि। व्यंजन और विसर्ग के कोई भी प्रकार नहीं होते, बल्कि इनके नियम होते हैं बनाने के। इनके कोई प्रकार नहीं होते, कभी भी आप गलत मत करिएगा। क्वेश्चन अगर पूछ दे कितने प्रकार होते हैं तो कोई भी प्रकार नहीं होता, इनके नियम होते हैं बनाने के। लगभग 11-12 नियम होते हैं व्यंजन संधि में और 7 से 8 नियम होते हैं विसर्ग संधि में। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, गुण, यड़, अयादि, वृद्धि और दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो दिगंबर में व्यंजन संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दिक धन अंबर। किसी भी वर्ग, क वर्ग है, च वर्ग है, त वर्ग है, ट वर्ग है, सभी वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा 5 वर्ण हो गए। तो किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आने पर क आ जाए, च आ जाए, त आ जाए और उसके बाद कोई स्वर आने पर ये जो है क्रमशः अपने उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो क आपका जो है ग में परिवर्तित हो जाएगा, क हलंत है, यहाँ पर ग हलंत, और ये जो ग हलंत है इस अ के साथ मिलके पूरा ग बन जाएगा। तो दी और ये पूरा ग बन गया दिगंबर। तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिग धन अंबर, क हलंत वाला है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ये क्वेश्चन अभी यूपी लेखपाल में पूछा गया था। 31 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है, जो 31 जुलाई को। ध्यान दीजिएगा। वैसे अगर देखा जाए तो भारत जो है राज्यों का संघ है, उसमें सभी आते हैं। आप देखेंगे उसमें चाहे यूटी हो चाहे स्टेट हो। लेकिन ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। कुछ आयोग ने इस प्रश्न का आंसर 9 माना है, जिसमें दिल्ली को भी शामिल कर लिया गया है। जबकि दिल्ली आप देखेंगे तो पूर्ण राज्य नहीं है। आप देखेंगे लगातार दिल्ली को पूर्ण राज्य करने की मांग जो है की जाती रही है वहाँ की सरकार के द्वारा। तो दिल्ली जो है एक विधानसभा वाली राज्य है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य नहीं है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश कुल 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये होता कि कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है तो आंसर यहाँ पर 9 होता। और इस प्रश्न पर आपत्ति भी होने जा रही है। इसमें ज़्यादातर लोगों का मानना है कि आंसर 9 होना चाहिए और बहुत लोगों का मानना है कि आंसर 8 होना चाहिए। और अभी यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें इसका आंसर 8 दिया गया है। आयोग ने इसको 8 माना है। तो एक बार रिवाइज आंसर की आ जाएगी आपकी PET एग्ज़ाम से पहले तो देख लेते हैं आयोग इसका आंसर क्या मानता है। और अगर ये प्रश्न अगर आपकी एग्ज़ाम में आया तो आपको वही आंसर करना है, ध्यान दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? जिस आप पहले खुद आंसर करिएगा, उसके बाद आप देखिएगा सोल्यूशन यहाँ पर, और लास्ट में आपको बताना है कमेंट करके कितने आपने आंसर सही किए। और बाकी के प्रैक्टिस सेट आप प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, और आगे भी हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेट के साथ प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग पहचानने का जो तरीका है, आप सर्वनाम से पहचानिए, विशेषण से पहचानिए, अच्छा अच्छी, या क्रिया में प्रयोग करके पहचानिए। सर्वनाम में कैसे? मेरा मेरी, जैसे मेरी अभिव्यक्ति पूर्ति की जाती है, ये भी स्त्रीलिंग है। मेरी छवि, तो या तो आप सर्वनाम, या तो आप विशेषण, या फिर आप क्रिया का प्रयोग करके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानने का प्रयास करिएगा। आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। कुछ अपवाद आपको याद रखना है। विवाह होता है, क्रिया में आप प्रयोग करके देख लीजिए, मेरा विवाह, हमारा विवाह, ऐसे बोला जाता है, तो पुल्लिंग है ये। ठीक है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। और देश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, देश का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ध्यान दीजिएगा। लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा सबसे पहले बीएचयू को दिया गया था 1916 ईस्वी में। ये प्रश्न आप कंफ्यूज मत होइएगा। देश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बीएचयू, देश का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो भारत कला भवन जो है इसी बीएचयू के परिसर में स्थित है, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में वाराणसी। और वाराणसी को सबसे प्राचीन शहर का भी दर्जा प्राप्त है, और भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी इसको बोला जाता है। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। चलिए ये क्वेश्चन करिए आप लोग। एक वस्तु का क्रय मूल्य 480 रुपये है, विक्रय मूल्य 500 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? प्रश्न तो बहुत आसान है। क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है? विक्रय मूल्य 20 रुपये ज़्यादा है। और हमेशा हम लोग क्रय मूल्य पे निकालते हैं लाभ या हानि, और यहाँ पे प्रतिशत में निकालना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर एक जीरो आप इस जीरो से कैंसिल आउट कर दीजिए, या फिर इसको आप इससे करिए, इसको रहने दीजिए ऐसे ही। तो यहाँ पर हो जाएगा 24, तो मतलब यहाँ पर आपको मिला 100/24। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो 50/12 हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 25/6। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 4 टाइम्स हम लेके जाएंगे यहाँ पर भागफल, तो एक यहाँ पर बचेगा शेषफल, और नीचे यहाँ पे हो जाएगा 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन साइंस का है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से उत्पन्न करती है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तित होता है? एक कोई वस्तु है, एक समान वृत्तीय वेग करती है, एक समान जो है इस प्रकार से वृत्तीय वेग इस प्रकार से करती है, तो इसका जो संवेग होगा स्थिर रहेगा, फिक्स रहेगा। द्रव्यमान भी स्थिर रहेगा, इसकी गति भी एक समान है, इसकी गति भी स्थिर रहेगी। लेकिन ये त्वरित होगा, और किसकी वजह से होगा? दिशा की वजह से होगा, क्योंकि इसकी जो दिशा होगी हमेशा परिवर्तित हो रही होगी। तो यहाँ पर क्या परिवर्तित होगा? डायरेक्शन, दिशा। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द बताइए। अंतेवासी, राइट आंसर हो जाएगा इसका अंतेवासी। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन का सिद्धांत, या फिर इसी को बोला जाता है धन के निष्कासन का सिद्धांत। ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि धन के निष्कासन का सिद्धांत, यहाँ पर धन के निष्कासन भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो धन के पलायन या फिर धन के निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले ब्रिटिश औपनिवेशिक भारत में दादा भाई नौरोजी जी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1। इनकी एक और पत्रिका है, इसको भी आप याद रखिए, रफ्त गुप्तार। और एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर, उसको भी आप याद रखिए कि दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वाधिक बार अध्यक्ष बनाए गए थे, 3 बार। सबसे ज़्यादा बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, सबसे अधिक समय तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आंसर होगा। लेकिन अगर सर्वाधिक बार पूछा जाए 3 बार,
जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार अध्यक्ष बनाए गए थे और दादा भाई नौरोजी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष ये लोग बनाए गए थे। तो इसको भी आप याद रखिएगा और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तत्व के परमाणु का क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या या इसी को परमाणु भार कह सकते हैं 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो किसी भी परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और यही मिलकर के बनाते हैं द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु भार। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ये बनाते हैं परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि परमाणु उदासीन होता है, न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है। तो जितने और दोनों पे आवेश जो होता है ये सेम होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होने चाहिए, ताकि दोनों जो है आवेश वो न्यूट्रल हो जाए और ओवरऑल जो परमाणु जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है परमाणु क्रमांक, तो इसको हम प्रोटॉनों की संख्या ले लेंगे और यही बराबर होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। जब आपको प्रोटॉनों की संख्या पता है और ये टोटल कितना है 36 है, तो 36 में से क्या करेंगे आप पी को यानी प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर देंगे आप। तो यहाँ पे मिल गया 19। तो 19 क्या हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या 17, ये दोनों मिल करके बनाएंगे द्रव्यमान संख्या या फिर परमाणु भार। अगला क्वेश्चन देखिए, 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और ये सब हुआ था उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। 1911 में ये घोषणा की गई थी। दिल्ली में दरबार लगा था। इसके बाद 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जा रही थी तो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम भी फेंका गया था। ये भी आप लोग जानते होंगे या इसको जानते रहिए। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। 16 अक्टूबर को इसकी घोषणा कर दी गई थी और इसी 16 अक्टूबर को काला दिवस शोक दिवस माफ़ी चाहूँगा शोक दिवस या फिर राखी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इसी 1905 के बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, या इसी को बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। तो स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, ये सब किससे संबंधित है? बंगाल विभाजन 1905 से। अगला क्वेश्चन इसके बाद देख लीजिए, वही एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? मृत्यु नहीं पूछा गया बल्कि हत्या पूछा गया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप पर प्रातःकाल भ्रमण करते समय लॉर्ड मेयो की एक कैदी के द्वारा हत्या कर दी जाती है, जो कि वायसराय इनसे नाराज़ चल रहा था या और भी जो अधिकारियों से। और लॉर्ड मेयो के बारे में खास बात आप जान लीजिए कि 1869 से लेकर के 1872 तक इनका शासनकाल रहा या वायसराय रहे भारत के। और सबसे पहले इन्हीं के शासनकाल में या इन्हीं के वायसराय रहते 1872 में भारत में सबसे पहली जनगणना कराई गई थी, सेंसस। सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी। लेकिन अगर सबसे पहले नियमित जनगणना पूछी जाए तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में कराई गई थी। दोनों ही आपको फैक्ट याद रखना है। 1881 में नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में और 1872 में पहली जनगणना भारत की हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, प्लूरल ऑफ द वर्ड डाई विच मीन्स स्टैम्प्स फॉर क्वाइनिंग। तो आपको बताना है इसका प्लूरल फॉर्म डाई का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। कुछ विटामिन यहाँ पर दिए गए हैं। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। बी में B1, B2, B3, B5, B6, B7 इस प्रकार से B12 तक पूरा B कॉम्प्लेक्स होता है, B समूह होता है। B1 को बोलते हैं थायमिन, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, इसी प्रकार से B6 को बोलते हैं पैराडॉक्सिन, B12 को बोलते हैं साइबोकोबालामिन,
विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। तो ये सभी आपको पता रहना चाहिए। तो इसमें जो विटामिन डी होता है, जिसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, और इसी को संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी संक्रमण को रोकने में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपको इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, असेंडिंग आर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। यानी सबसे पहले छोटी वैल्यू आपको लिखनी है, उसके बाद बड़ी वैल्यू, उसके बाद फिर उससे बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पे आपको दिया गया 3 की पावर 34, 2 की पावर 51 और 7 की पावर 17। तो यहाँ पे आपको दो काम करना होता है, दो तरह की चीज़ें आपको सोचनी होती है। पहला तो आपको या तो जो ये बेस है इसमें आपको चेंज कर सकते हैं, या फिर दूसरा होता है कि जो इसके पावर लगी है, घात लगी है, उसमें आप परिवर्तन करके, या तो आप आधार को समान बना लीजिए, घात अलग अलग हो, या फिर घात को समान बना लीजिए, आधार अलग अलग हो। तो दो तरह से यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न को हल किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग आधार को समान बना सकते हैं या घात को। ध्यान से देखिए आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग घात को समान बना सकते हैं, क्योंकि घात आप देखेंगे तो 17 के मल्टीपल में है, 17 दूना 34 और 17 3 51, जबकि 3, 2 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस तरह से आपको सोचना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 34 को क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 2, 2 की पावर 51, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 17 इंटू 3, और 7 की पावर 17, इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर देखिए जो ये 2 है इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 3 की पावर 2 और इसके बाहर लिख देंगे यहाँ पर 17। फिर यहाँ पर 2 के पावर 3 और इसके बाहर यहाँ पर लिख देंगे 17, और यहाँ पर 7 की पावर 17। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 9, 9 के पावर 17, ये आपका हो जाएगा 8, 8 के पावर 17, और ये आपका हो जाएगा 7 के पावर 17। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबकी जो घात है बराबर हो गई है। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। जब सबकी घात बराबर है तो आधार जिसका सबसे बड़ा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी, और आधार जिसका सबसे छोटा होगा वह संख्या सबसे छोटी होगी। तो मतलब सबसे पहले कौन सी संख्या आनी चाहिए, हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 7 के पावर 17, ठीक है, यहाँ पर आरोही क्रम में है, जबकि आप देखेंगे ऑप्शन तो ये अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पर ये ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट था, ये अवरोही ही लिखा है। सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 की पावर 34। तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 3 की पावर 34, 3 की पावर 34, और इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 2 की पावर 51, और इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 7 की पावर 17। तो जो पहला वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्नों को कैसे आपको करना होता है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। या तो हम आधार को बराबर करते हैं और उसमें आप देख लेंगे मल्टीपल होना चाहिए एक दूसरे के, या तो आप घात को बराबर कर देंगे। जिसको बराबर कर देंगे तो फिर दूसरे वाले को आप कंपेयर कर लेंगे, जो सबसे बड़ा होगा वह संख्या सबसे बड़ी, और जो सबसे छोटा होगा वह संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, आपको ये बताना है। इसमें 2-3 तरह के वर्ड आते हैं, जैसे देखिए एक आपका लिखा हुआ आएगा संपोषणी, सस्टेनेबल विकास, तो ये तो आपका हो जाएगा 12वीं से। समावेशी विकास पूछा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 11वीं से। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी, सबसे पहले योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। 1952 में विकास परिषद का गठन हुआ था, जो कि पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करते थे। तो 1951 से लेकर के 56 तक ये पहली पंचवर्षीय योजना चली, फिर 1956 से 61 तक दूसरी, फिर 1961 से लेकर के 1966 तक तीसरी, फिर 1966, 67, ये 1900 है, 68 और 69, इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969। इसको योजना अवकाश बोला जाता है। इसमें कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं किया गया था। फिर 1969 में आप आ जाइए, 1969 से लेकर के 1974 तक
चौथी पंचवर्षीय योजना, फिर 1974 से लेकर के 1979 तक पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। यह योजना पाँचवीं पंचवर्षीय योजना समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनती है और उन्होंने फिर रोलिंग प्लान को लागू किया था। उसके 2 साल बाद, यानी 2 साल ही उनकी सरकार चल पाती है, तो 2 साल के बाद उनकी सरकार गिर जाती है, फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है। और उसके बाद जो है छठी पंचवर्षीय योजना, मतलब ये पाँचवीं हो गई, पाँचवीं को समाप्त कर दिया गया। छठवीं पंचवर्षीय योजना रोलिंग प्लान के रूप में लागू किया गया था 1978 से, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 1978 से 1983 तक। लेकिन ये 80 में समाप्त करके फिर से छठवीं पंचवर्षीय योजना को 2 बार लागू किया गया। ये प्रश्न ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि कौन सी योजना को 2 बार लागू किया गया था, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना को। इसके बाद फिर 7वीं 85 से 90, फिर 2 साल का अवकाश था, फिर 8वीं 92 से 97, 9वीं 97 से 2002, 11वीं 2002 से 2007 और 12वीं 2007 से 2012। कुछ एक छूट गया इसमें। छठवीं हो गया आपका 1980 से 85, 7वीं हो गया 85 से 90 और 8वीं आपका हो जाएगा 92 से 97, 9वीं आपका हो जाएगा 97 से 2002 और 10वीं आपका हो जाएगा 2002 से 2007 और 11वीं आपका हो जाएगा 2007 से 2012 और 12वीं आपका हो जाएगा 2012 से 2017, 2012 से 2017। लेकिन इसको 2014 तक ही चल पाया ये भी क्योंकि 2014 में ये घोषणा कर दी गई थी कि अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो किस प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को समाप्त किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इतने सारे फैक्ट हमने आपको यहाँ पर बता दिए। भारत के संविधान में कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत रखा गया है। अनुच्छेद 14 में कानून की समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में क्या है? जन्म, लिंग आदि के आधार पर भेद नहीं करेंगे राज्य। 16 में क्या है? लोक नियोजन में समानता का अधिकार, जो सरकारी रिक्तियां हैं उनमें समानता का अधिकार। अनुच्छेद 12 क्या है? जहां से शुरुआत होती है मौलिक अधिकारों की, मूल अधिकारों की। अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक कुल 6 मूल अधिकार हैं। शुरुआत में 7 थे, फिर संपत्ति की मूल अधिकार को निकाल दिया गया था, उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। 301 इसमें रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। तो अब जो है मूल अधिकारों की संख्या 6, मूल कर्तव्यों की संख्या 11। एक प्रश्न पूछा गया था यूपी लेखपाल में कि प्रेस या फिर स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। प्रेस की स्वतंत्रता या फिर जो वाक स्वतंत्रता, बोलने की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन जीने की स्वतंत्रता। तो ये सभी भी आप जानते रहिए। अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। इसको भी आप जानते रहिए। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करते हैं? अनुच्छेद 123। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? अध्यादेश तब जारी होता है जब संसद या जब विधानसभा या विधानमंडल सत्र उसका न चल रहा हो, लेकिन कोई विधेयक या कोई जो कानून है उसको पास करना अनिवार्य होता है, तो वहाँ पर एक अध्यादेश लाया जा सकता है जो कि 6 महीने के लिए वैध होता है। 6 महीने के अंदर अंदर उसको विधानसभा में, राज्यों में या फिर लोकसभा केंद्र में उसको पास करवाना होता है। तो 213 जो है इसके अंतर्गत इस आर्टिकल में राज्यपाल अध्यादेश जारी करने का जो प्रावधान दिया गया है और राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 123। तो यहाँ तक जो ये पूरा सेशन क्वेश्चन 18 टोटल यहाँ पे क्वेश्चन 18 थे। ये पूरा सेशन यहाँ पर समाप्त हुआ। और आपको ये सेशन कैसा लगा? हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाएंगे। इसके पहले वाले सेशन में प्रश्न ज़्यादा है, आप उन्हें जाकर के जरूर देख लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसका सॉल्व पेपर हमने डाला हुआ था एक शिफ्ट का, सेकंड वाले शिफ्ट का भी हम डाल देंगे आजकल में, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तैयारी करते रहिए अच्छे से। और मेरा एक सजेशन आप याद रखिएगा कि आप लोग जो है बुक को जरूर प्रेफर करिए, सेल्फ स्टडी पर जरूर फोकस करिए और थोड़ा सा ना आप चीज़ों को समझ के पढ़िए बिल्कुल अच्छे से। अभी समय आपके पास है और प्रैक्टिस तो डेली करते रहिए। केवल मॉक टेस्ट के भरोसे मत रहिए। कितना भी आप मॉक टेस्ट, कितना भी आप चीज़ें पढ़ते रहेंगे, लेकिन अगर आपको जो मूलभूत उसमें कॉन्सेप्ट है अगर वही आपको नहीं पता है तो
प्रश्न थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, यहाँ पे कितने भी आप प्रश्न रटेंगे ऐसे। तो थोड़ा सा आप चीज़ों को ना अच्छे से समझ के पढ़िए, कोरिलेट करके पढ़िए, जो कोरिलेट करने लायक प्रश्न है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस 6 में, और प्रीवियस ईयर जो सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर है पीईटी 2021 का, उसका भी हम सॉल्व पेपर डाल देंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा। और इस वीडियो को आप लोग लाइक और जितना हो सकता है शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। धन्यवाद।